दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 21 मार्च 2020। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व वानिकी दिवस है आज। तो विश्व वानिकी दिवस 1971 से मनाया जाता है। आज इस महत्वपूर्ण दिन इसीलिए यह वीडियो आने में देरी होगी क्योंकि हमने भी अपने पोस्ट पे काफ़ी व्यापक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा था आज, और काफ़ी लोग सम्मिलित हुए। आसपास के जो हमारे यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो आए और इस काम में हमारा सहयोग किया, बहुत अच्छा लगा। और जहाँ जहाँ खाली स्थान था हमने वृक्ष लगाए। तो आप लोग भी यह कार्य करिए, खुद भी प्रेरित होइए, दूसरों को भी प्रेरित करिए, क्योंकि वृक्ष ही वन ही ऐसा विकल्प है, इनको बढ़ाना ही ऐसा विकल्प है जो हमको और हमारे भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कर सकता है पर्यावरण के आने वाले जो खतरे हैं उनसे। तो 21 मार्च 2020 को विश्व वानिकी दिवस 1971 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के देश अपने मातृभूमि की मिट्टी तथा वन संपदा का महत्व समझें और अपने अपने देश के वनों व जंगलों का संरक्षण करें। भारत की बात करें तो भारत में वन महोत्सव मनाया जाता था जुलाई 1950 से ही। तो भारत पहले से ही, चूंकि वन प्रकृति का रूप भारत में माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है, तो भारत पहले से ही कॉन्शियस है इन सब चीज़ों के प्रति। हालांकि अब जो देखा जा रहा है, प्रवृत्ति देखी जा रही है वनों को काटने की, वृक्षों को काटने की, पहले जैसी अब वो बात नहीं रही। लोग अब इसको जो एक आध्यात्मिक रूप से देखते थे वो देखना बंद कर दिया। यही कारण है, शायद यही कारण है कि धर्म और प्रकृति को एक साथ जोड़ा गया था कि लोग अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकें। तो भारत में वन महोत्सव जुलाई 1950 से ही शुरुआत की थी मनाना, और उस समय तत्कालीन कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल मणिक मुंशी को इसका श्रेय जाता है। उन्हीं ने शुरुआत की थी जुलाई 1950 से वन महोत्सव मनाया जाता था। बाद में 1971 से 21 मार्च के समय से क्या मनाया जाने लगा? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाने लगा। 1952 में भारत ने अपनी राष्ट्रीय वन नीति घोषित की थी, राष्ट्रीय वन नीति, जिसका उद्देश्य क्या था? देश में 33.3% वन क्षेत्र होने चाहिए। कितना? 33.3% वन क्षेत्र होने चाहिए, अर्थात 1/3 भाग देश का वनों से आच्छादित होना चाहिए, जिसमें मैदानों में 25% और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसमें 60%। लेकिन वर्तमान में भारत का अभी जो 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसमें भारत की जो वन संपदा है कितनी है? 21.67 ये वनावरण है और 2.89% ये है वृक्षावरण है, और दोनों मिलाकर कुल वन और वृक्षावरण 24.56% वर्तमान में है मात्र। तो लक्ष्य से हम थोड़ी दूर हैं। 33.3% वन होने चाहिए और हैं कितने? 24.56% हैं। तो अभी और ज़्यादा प्रयास करने हैं, व्यापक रूप से प्रयास करने हैं ताकि इनको बढ़ाया जा सके। हालांकि प्रतिवर्ष वृद्धि जरूर हो रही है। तो वन हमारे देश में समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में, 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो वन समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हालांकि दोनों अगर एक ही विषय में कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी होगा। ये वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये आपसे पूछ सकता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कि देहरादून में स्थित है, वह जारी करता है। 1987 से जारी कर रहा है और प्रति 2 वर्ष में यह जारी करता है। तो वर्तमान में जो जारी किया गया 16वीं जो गणना हुई है, वन सर्वेक्षण जो हुआ है, वन स्थिति रिपोर्ट आई है, यह एक उपग्रह रिसोर्स सेट 2, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। तो रिसोर्स सेट 2 का इसमें प्रयोग किया गया है इस वन सर्वेक्षण में। भारत में प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो बसंत विषु भी है आज 21 मार्च को। बसंत विषु क्या होता है? 21 मार्च को बसंत विषु होता है और 23 सितंबर को लगभग समान स्थिति होती है, उसको हम शरद या ठंडी वाला विषु कहते हैं।
तो इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का जो आधा भाग होता है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इसीलिए सर्वत्र दिन और सर्वत्र रात जो होती है वो बराबर होती है। दिन और रात की अवधि बराबर होती है पूरी पृथ्वी पर। अगला तथ्य, हालांकि कल हमने चर्चा की थी, लेकिन कुछ तथ्य इसमें से याद रखिएगा आपके एग्जाम्स के लिए, कि 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था पूरे देश को कोरोना वायरस के चलते, और जनता कर्फ्यू लगाने की बात की थी। तो 22 मार्च 2020 को आप यह जनता कर्फ्यू का पालन अवश्य करें। यह स्वसंचालित और स्वनियमित है। 12-14 घंटे अगर इस वायरस से आप दूर रह जाते हैं तो इस वायरस को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का कहना है। तो इसका अगर पालन करते हैं आप, अपने आप को एक प्रकार से आइसोलेट कर देते हैं, तो इस बीमारी को दूर किया सकता है, इस बड़े संकट से दूर होया जा सकता है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक इसका पालन आपको करना है। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में, भारतीय रेलवे ये कहाँ, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के कुल कितने जोन हैं? कुल 18 जोन है। 18वां जोन कौन बना है? विशाखापट्टनम जो रेलवे बना है, विशाखापट्टनम में इसका 18वां जोन बनाया गया है। तो इसने लक्ष्य याद रखिएगा कितने वर्ष तक? दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेजों को, मार्गों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। ये ब्रॉड गेज होता क्या है? तो रेल की जो पटरियां होती हैं, समानांतर पटरियां, इनके बीच की दूरी को ही ब्रॉड गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज मतलब बड़ी लाइन, ठीक। मीटर गेज मतलब मीटर, मतलब जिन दोनों पटरियों के बीच 1 मीटर की दूरी हो तो वो मीटर लाइन हो जाएगी। कुल भारत में 4 प्रकार के गेजों का इस्तेमाल होता है। 4 प्रकार के गेज इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तो स्टैंडर्ड गेज है, जिसमें विश्व के लगभग सभी देश, 60% से ज़्यादा देश जो स्टैंडर्ड गेज रखा गया है उसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में जो मेट्रो रेल वगैरह है वहाँ पर स्टैंडर्ड गेज का यूज किया जाता है, जिसका मापन है 1.435 मीटर लगभग। तो 1.435 मीटर या 1435 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गेज का माप है। इसके बाद दूसरा जो गेज आता है ब्रॉड गेज, या जिसको कहते हैं चौड़ा गेज। तो इसका जो माप आता है 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड गेज से भी बड़ा होता है, इसीलिए इसको ब्रॉड गेज कहते हैं। फिर आता है मीटर गेज। आपका मीटर गेज, दोनों पटरियों के बीच 1 मीटर की जब दूरी हो तो वो मीटर गेज हो जाएगा। नैरो गेज लगभग 0.620 मीटर, अर्थात 1 मीटर से कम रहेगा, ठीक। तो उसको नैरो गेज हम कहेंगे। आपको पता है भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड डलहौजी का इसको श्रेय जाता है, उनको श्रेय जाता है। 16 अप्रैल 1853 यह डेट थी, महत्वपूर्ण दिन था, जब 35 किलोमीटर का सफ़र, 35 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछी और बॉम्बे से थाने तक, बोरी बंदर एक रेलवे स्टेशन है वर्तमान में, ठीक, उसको बॉम्बे उस समय स्टेशन कहा जाता था। तो बोरी बंदर से थाने तक की दूरी पहली रेल ने जो भारत में चली उसने तय की, बॉम्बे से थाने, 1853 में। अगला, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया कोरोना वायरस सूचना हब। तो व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस सूचना हब जारी किया। इससे आप तमाम विशिष्ट संगठनों को व्हाट्सएप ने जोड़ा है उसमें, और डायरेक्ट आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कोरोना से जुड़ी और आपको उसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त होंगी। तो व्हाट्सएप है क्या दोस्तों? व्हाट्सएप एक तत्क्षण मैसेजिंग सेवा है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज है। तो एक प्रकार की सोशल साइट है जिस पे आप जाकर के पर्सनल मैसेज करते हैं। तो व्यक्तिगत, इसमें सबसे बड़ी बात है कि फेसबुक में जो जहां पर व्यापक रूप से आपको लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप ये व्यक्तिगत है, जिसको आप चाहेंगे वही आपको देख पाएगा, वही आपसे बात कर पाएगा, वही आपके स्टेटस या पोस्ट पे कोई प्रतिक्रिया दे पाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस।
इसको 2009 में लॉन्च किया गया था, 2009 में लॉन्च किया गया था जेन कुक के द्वारा। किसको? जेन कुक के द्वारा। वर्तमान में फेसबुक इंक ने इसको जो है इसका अधिग्रहण कर लिया है, फेसबुक इंक ने। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण रद्द कर दिया है, पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था है कहाँ पे? तो हमारे संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकार है उसके अनुच्छेद 16 के 4 उपखंड 4 है, उसका जो उपखंड है क, 16(4) के क में इसकी व्यवस्था है पदोन्नति में आरक्षण की SC ST के लिए, जिसको कई बार चैलेंज किया जा चुका है, कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द भी किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ सीमाओं सहित इसको लागू करने की बात कही है। हालांकि यह पूर्णतः अभी तक फैसला नहीं आया है, ये अभी कुछ और याचिकाएं हैं, दायर हैं, जिसपे फैसला आना बाकी है। तो उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरी में आरक्षण को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसके बारे में हम बात किए थे परसों वाले वीडियो में, इसलिए आज नहीं, फिर कभी जब उत्तराखंड आएगा तो उसका हम जिक्र करेंगे। तो G20 का शिखर सम्मेलन अगला है, महत्वपूर्ण है ये। इसमें क्या हुआ कि ये रियाद में, सऊदी अरब में अभी हाल ही में यह बैठक होने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के चलते इस आयोजन को वर्चुअल, एक प्रकार से विजुअली या डिजिटल माध्यम से करने की बात रखी थी, जिसको सऊदी अरब ने स्वीकार कर लिया है। सऊदी अरब में होना था, जिस राष्ट्र में होने वाला होता है वो राष्ट्र उस साल के लिए उसका अध्यक्ष होता है, तो उसने मान लिया है। तो सऊदी अरब के रियाद में जो 15वीं G20 सम्मेलन जो होने वाला है वह वर्चुअल होगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है, पहली बार ऐसा होगा, कोरोना वायरस के चलते ऐसा हो रहा है। तो 14वीं कहाँ हुई थी? जापान के ओसाका में हुई थी 14वां जो बैठक हुआ था। और 2022 में भारत में नई दिल्ली में इसका बैठक होगा। तो महत्वपूर्ण है, 2022 में बैठक करेगा भारत, इसका वो 17वां सम्मेलन होगा G20 का। तो G20 है क्या? ये G20 दोस्तों, ये 20 जो आपको दिख रहा है, 20 वित्त मंत्री हैं, 20 वित्त मंत्री, जो 20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री, और जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह अन्य देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं वो उनके गवर्नर इसमें भाग लेते हैं, उनका यह सम्मेलन होता है। वैसे तो कंट्री 19 ही है, एक यूरोपियन यूनियन है जिसको कंट्री के रूप में गिना जाता है इसमें। तो 19 देश और एक संस्था EU इसमें भाग लेता है, इसके जो है सदस्य हैं। G20 का जो गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।